हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 सितंबर 2025 वार सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के 125वें एपिसोड में प्राकृतिक आपदा, खेल खिलाड़ी, इनोवेशन, शिक्षा, वोकल फॉर लोकल पर बात की। उन्होंने कहा कि कई उम्मीदवार यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना सके, उसकी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु ऐप पर उपलब्ध कराई जा रही है, जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ शेयर की जाएगी ताकि उन्हें इन कंपनियों में अच्छी जॉब मिल सके। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रविवार को बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी विदेश में बैठे बीकेआई समर्थित आकाओं के निर्देश पर काम कर रहे थे। एक बिचौलिए ने इन्हें आकाओं से जोड़ा था। इससे पहले पठानकोट पुलिस ने इसी नेटवर्क के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इनमें फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरन तारण, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला जिले शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से अभी तक कुल 1312 गांव प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य में सरकार, एनडीआरएफ की 11 टीमें और 4 जिलों पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में सेना के जवान जुटे हुए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए स्कूलों में 3 सितंबर तक छुट्टियां बढ़ा दी गई है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 1 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल विषय की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। पंजाब के मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम भगवंत मान ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से रुका हुआ 60,000 करोड़ रुपए का फंड तुरंत जारी करने की मांग की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के नूंह जिले में अनुसूचित जाति के हिंदू परिवार का इस्लाम कबूल करने का मामला सुर्खियों में है। राजमिस्त्री का काम करने वाले चेतराम अब मोहम्मद इकराम हैं। पत्नी रेखा अब रुखसार बन चुकी है। इनके 3 बच्चे भी धर्म और नाम बदल चुके हैं। हालांकि चेतराम के भाई सतबीर की शिकायत पर नगीना थाना में शाहिद और सिराजुद्दीन नाम के 2 व्यक्तियों पर केस दर्ज है। आरोप है कि लालच और दबाव देकर चेतराम का धर्मांतरण करवाया गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में रविवार सुबह धमाका हो गया। धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। आसपास के 2-3 मकान भी ढह गए। धमाके की आवाज़ करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में फैक्ट्री मालिक और उसकी पत्नी की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा की लेडी टीचर मनीषा की मौत का सच ढूंढने अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई आएगी। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि उनके पास सीबीआई के अधिकारी का फोन आया, जिन्होंने आज आने की बात कही है। मनीषा के पिता ने कहा कि अब सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद ही कुछ कहेंगे। दरअसल दोस्तों, 20 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनीषा की मौत का केस सीबीआई को सौंपने की घोषणा की थी। उसी के बाद 21 अगस्त को मनीषा के शव का संस्कार हुआ था। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिका के 50% टैरिफ वॉर से पंजाब की इंडस्ट्री को 30,000 करोड़ का नुकसान होगा। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। कई इंडस्ट्रियलिस्ट के ऑर्डर रुक गए हैं। टैरिफ के कारण पंजाब के 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही अकेले 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। इनमें कपड़ा, मशीन टूल्स, फास्टनर्स, ऑटो पार्ट्स, खेल और लेदर और खेती उपकरण इंडस्ट्री शामिल है। इन उद्योगों से जुड़े उद्योगपतियों ने कहा कि अमेरिका के भारत पर बढ़ाई टैरिफ का फायदा पड़ोसी देश पाकिस्तान, बंगाल और चीन को होगा। पंजाब हर साल लगभग 54,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जिनमें 20,000 करोड़ रुपए का हिस्सा अमेरिका को जाता है। टैरिफ के चलते क्लाइंट्स ने ऑर्डर होल्ड कर दिए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2913 में टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी आ गई। कॉकपिट में हवाई जहाज के दाहिने इंजन में आग लगने का अलर्ट मिला, जिसके बाद पायलट ने तुरंत दाहिना इंजन बंद कर दिया और एक इंजन पर विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया ने जानकारी दी कि जैसे ही अलार्म बजा, पायलट ने बिना देरी किए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया। विमान को नियंत्रित रखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस लाया गया। लैंडिंग के तुरंत बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुरुग्राम में स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ में शार्प शूटर इनामी बदमाश रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया है। उस पर हत्या का प्रयास, आर्म एक्ट समेत आधा दर्जन मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। रोहित मूल रूप से महेंद्रगढ़ के गांव बड़फ का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम था। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और लॉरेंस के खासम खास रोहित गोदारा के लिए काम करता है। पुलिस के अनुसार एनकाउंटर में गोली लगने से रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। उसके पैर में गोली लगी है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तराखंड पावर प्रोजेक्ट टनल में फंसे 19 कर्मचारियों का रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं राजस्थान में किले की दीवार ढह गई। तो वहीं पंजाब में दीवार ढहने से एक शख्स दबा और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में इस समय भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 19 कर्मचारियों को रविवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शनिवार को हुई लैंडस्लाइड के चलते टनल का रास्ता बंद हो गया था। तो वहीं पंजाब के 8 जिलों में 1018 गांवों में बाढ़ की स्थिति है। बाढ़ और बारिश में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग लापता हैं। तो वहीं 11,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। पंजाब में मानसा के जवार के गांव में बारिश के कारण ईंट भट्टे के गोदाम की दीवार गिर गई। इसके नीचे दबकर साइकिल सवार किसान की मौत हो गई। तो वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित बटनेर दुर्ग की दीवार बारिश की वजह से ढह गई। मौसम विभाग ने सितंबर में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर में इन राज्यों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच 50 मिनट बातचीत हुई। बातचीत के बाद मोदी ने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने का न्योता दिया। इससे पहले उन्होंने जिनपिंग के सामने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने इसे वैश्विक मुद्दा बताया और साथ देने की मांग की। वहीं मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई, चीन और भारत को साथ आना चाहिए। समिट के बाद मोदी आधिकारिक स्वागत समारोह में पहुंचे। यहां एससीओ समिट में आए सभी नेताओं ने ग्रुप फोटो खिंचाई, जिसमें पीएम मोदी के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को गलत तरीके से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत हमेशा शांति और बातचीत की वकालत करता रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिस वजह से पुतिन को यूक्रेन जंग जारी रखने में मदद मिल रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिका ने भारतीय टेक्सटाइल सामान पर 50% टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू हो गया है। इससे भारत के टेक्सटाइल और कपड़ा एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण ब्रिटेन को एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ के साथ चल रही एफटीए की बातचीत भी इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड के लिए नए रास्ते खोल सकती है। भारत यूके एफटीए को खास तौर पर रेडीमेड गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। यह भारत को ब्रिटेन के करीब $23 बिलियन यानी 2.02 लाख करोड़ रुपए के इंपोर्ट मार्केट में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के बराबर मौका देगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। इस महीने यानी सितंबर में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई कैलेंडर के अनुसार 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 9 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या टिकटॉक भारत में वापसी करने वाला है? क्योंकि शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को ऑपरेट करने वाली चीनी कंपनी बाइटडांस ने गुरुग्राम ऑफिस के लिए लिंक्डइन पर 2 जॉब ओपनिंग पोस्ट की है। इसके साथ ही टिकटॉक की वेबसाइट भी भारत में कुछ हद तक फिर से दिखने लगी है। दरअसल भारत ने 2020 में इस चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी थी।